नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति जिसे ग्लेशियर ट्रोपोग्राफी कहते हैं। देखिए ग्लेशियर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो बर्फ होता है उसी को ग्लेशियर कहते हैं। ऐसा नहीं कि सभी बर्फ को हम ग्लेशियर कहते हैं। देखिए जो बर्फ लगभग 4000 सालों से, समझ रहे हैं, मतलब 40,000, 4,000 नहीं 40,000 सालों से नहीं गला है। अगर जो बर्फ 40,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 40,000 सालों से नहीं गला है उन्हीं को कहा जाता है ग्लेशियर। जैसे देखिए माउंट एवरेस्ट हुआ, हमारे सियाचिन ग्लेशियर हुआ, ये सब कई सालों से हो गए, इनका गला ही नहीं है, उन्हीं को कहा जाता है मतलब ग्लेशियर। समझ में आया आपको? ग्लेशियर चीजें। अब क्या होता है, हिमनद द्वारा मतलब जो बर्फ द्वारा होता है, इसके द्वारा चट्टान कैसे बनते हैं, इसके द्वारा कैसे बनते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखिए, हम लोग सीधी सी बात है, हम लोग जब ऊंचाई पे जाते हैं भैया, हम लोग क्या है, जैसे ऊंचाई पे जाते होंगे, अगर आप पढ़े होंगे 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है। क्या होती है भैया? 165 मीटर ऊंचाई जाने पर तो हमको 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में क्या होती है, कमी आ जाती है। अब मान लीजिए 165 है, इसी में 10 का गुणा कर दीजिए तो 1650 मीटर हो गया। अगर 1650 में आया तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आई। अब इसी में और कर दीजिए तो 16 दूना 32 मतलब हो जाएगा, ठीक है, 3300 समझिए, 3300 मीटर जाइएगा तो यहाँ पे लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 25। तो ये क्या हो रहा है, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जिस हिसाब से हम ऊपर जा रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, तापमान में कमी हो रहा है। इस चीज को हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि हम लोग जैसे ऊपर जा रहे हैं तो वो तापमान में कमी हो रहा है। समझ में आया? तो औसतन जो है हमारे जितने भी ऊंचाई है, जो पहाड़ है समुद्री है, तो ये जितने भी बर्फीले चट्टान है लगभग 4000 से 3500 से 4000 इनकी ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई पे क्या होता है, ये आसानी से बर्फ बन जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप बोलिएगा सर ऊपर क्यों जमते हैं? ऊपर तापमान, देखिए ऊपर तापमान इसलिए कम होता है, ऊपर देखिए सूर्य की रोशनी का सिर्फ मात्र एक ऊष्मा का साधन है। ऊपर जो होते हैं सूर्य की रोशनी से जो ऊष्मा मिलता है वही भर है। बाकी जब हम लोग नीचे रहते हैं, देखिए नीचे जैसे हम लोग का शरीर का खुद का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम लोग सांस जब लेते हैं, सांस भी देखिए गर्म होता है, ये भी एक प्रकार से ऊष्मा को बढ़ाता है। तो जो जीव मतलब पृथ्वी पे एक प्रकार से नीचे जो रहते हैं, आप समझिए एक प्रकार से रेडिएशन के कारण भी यहाँ गर्मी होती है, इसी कारण यहाँ का तापमान बढ़ा रहता है। तो जब आप ऊंचाई जैसा जाते रहिएगा तो वहां सिर्फ नामात्र एक सूर्य का सहारा है, तो इसीलिए वहां तापमान क्या होता है, घटते रहता है। यहाँ क्या है, कई लोग जो होते हैं, कई सहारा होता है, इसके नाते मिलता है। समझ में आया? अब यहाँ क्या होता है, जैसे हवा आती है, देखिए हवा क्या करती है, पानी को, जैसे आप देखिए पानी है, पानी को कभी कभी देखा करिए कि वहां सूर्य का तापमान से खींच ले जाता है। समझ में आया? नाली का पानी हुआ, पसीना हुआ, समुद्र हुआ, ये समुद्र इतना जब 70% पानी है, समझ रहे हैं, उसको भी तो भाप द्वारा खींचता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी भाप द्वारा खींचा जाता है पानी, तो सब जो वाष्पन होता है तो उसमें सिर्फ H2O ही उड़ता है। बाकी जो अशुद्धता रहती है पानी की ना, अशुद्धता जो पानी रहती है वो नहीं उड़ाया जाता, सिर्फ वो मतलब तापमान नहीं रहता, H2O ही रहता है जो जाता है तापमान में, शुद्ध पानी। यही कारण होता है, जब ये उड़ता है ना, तो जब वर्षा का पानी होता है तो शुद्ध पानी, लोग बोलते हैं वर्षा का पानी बहुत शुद्ध होता है। तो पानी किस लिए शुद्ध होता है कि ये यहाँ से शुद्ध पानी लेते हैं, इसीलिए होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप बोतल लेते हैं ना, कोई बोतल मान लीजिए लिए, अब उसमें देखा करिए बाहर से पानी जमा हो जाते हैं। क्यों भाई? वो बोतल थोड़ी छेद है, क्यों? वाष्पन के द्वारा तापमान में कमी होती है तो उसमें जब हो जाता है। कभी भी दो बर्फ देखा करिएगा आपस में नहीं होंगे, पिघलेंगे। इसमें क्या होते हैं, कभी भी कुछ पदार्थ जब तक अशुद्धि रहेगी तभी पिघलेगी। समझ में आया आपको? तो ये चीजें होती हैं तापमान। आपको समझ में आया क्यों गर्म होते हैं? ऊपर 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बन जाते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जो बड़े बड़े पहाड़ों पे, जैसे गंगोत्री है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब क्या होते हैं, ये सब पहाड़ों से ही नदियां निकलती है ना भैया। जब वहां पे ऊपर देखिए, जब इनके जो वाष्पन के द्वारा जब वहां पे बर्फ, जब वहां तापमान कमी होती है, अब यहाँ पे क्या हुआ, बर्फ जम गए, ठीक है, ये ग्लेशियर हो गए।
अब भैया मान लीजिए ये ग्लेशियर हो गए, अब यहाँ पे क्या हुआ, बर्फ जम गए, ठीक है, वाष्पन के यहाँ तापमान कम है, तो यहाँ जब बर्फ, लेकिन नीचे क्या होता है, तापमान जैसा कम होते रहते हैं तो ये एक प्रकार से गलने लगते हैं, तो उसी से क्या होती है भैया, नदियां निकलने लगती है। समझ में आया भैया, इसीलिए नदियां निकलने लगती है। सुना, अब क्या होता है, हम हिमनद द्वारा जो देख रहे हैं उसके बारे में देखिए शुद्ध हिमनद जो होता है, शुद्ध बर्फ द्वारा को मतलब अपरदन का कार्य नहीं किया जाए। अगर वो शुद्ध बर्फ है, उसमें कोई मिलावट नहीं, वो कभी भी गलेगा नहीं, मतलब अपरदन मतलब छिलाया भैया, ये अपरदन हुआ, देखिए इसको अपरदन बोलते हैं। तो शुद्ध बर्फ द्वारा, शुद्ध हिमनद द्वारा, हिमनद समझ रहे ग्लेशियर, शुद्ध ग्लेशियर द्वारा कभी भी हिमनद का, जब तक हिमनद में चट्टान या लकड़ी उपस्थित ना हो तब तक वो अपरदन करते हैं। हिमनद में चट्टान या लकड़ी की उपस्थिति हो तो वो अपरदन करते हैं। समझ आया कि नहीं, हिमनद में चट्टान या लकड़ी उपस्थित हो तभी वो हिमनद का मतलब अपरदन का कार्य करते हैं। अपरदन समझते हैं, खरोचा अपरदन का कार्य करते हैं। अब अपरदन कैसे भाई, झाड़ू आप लगाते हैं ना, उसको भी अपरदन ही कहा जाता है। अब समझ में आया भैया, शुद्ध हिमनद द्वारा कभी भी अपरदन का कार्य नहीं होगा। अगर शुद्ध बर्फ रहेगा वो कभी भी गलेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं, शुद्ध बर्फ कभी नहीं गलेगा। बर्फ क्या होता है, कभी भी जब आप आइसक्रीम खाते हैं, देखे हैं आइसक्रीम जब खाते हैं तो इसको ओट्स दाबते हैं, क्योंकि बर्फ जो है प्रेशर पड़ने पे गलता है। बर्फ जो होता है प्रेशर, जैसे आइसक्रीम देखिए ऐसे करते हैं तब वो अपरदन होता है। जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं तो अपरदन के द्वारा ही तो उसको करते हैं, तो बर्फ प्रेशर से क्या होता है, गलता है। समझ में आया, तो शुद्ध हिमनद अपरदन का कार्य नहीं होता। अब इसी में जो बनता है, एक बनता है भैया यू आकार की घाटी। क्या होता भैया, यू आकार की घाटी है। यू आकार की घाटी जो होता है, यू शेप वाली, बर्फीले क्षेत्रों में दो पहाड़ों के बीच जो होता है यू आकार की घाटी बनती है। देखिए नदियां जो होती हैं भैया, नदियां हमने आपको बताया था, नदियां वी आकार की घाटी बनाती हैं, और जो ये बर्फीले होते हैं, हिमनद जो होते हैं, ये यू आकार की घाटी बनाते हैं। समझ में आया भैया, यू आकार की घाटी, ध्यान दीजिएगा, जब ये आकृति बनती है तो इसी को कहा जाता है यू आकार की घाटी। क्या है, यू आकार की घाटी। समझ में आया कि नहीं भैया, तो जब नदियां, समझिए इसको, बर्फीले क्षेत्र में दो पहाड़ों के बीच, बर्फीले क्षेत्रों में, ये देखिए इसको लिख लीजिए भैया, बर्फीले क्षेत्रों में दो पहाड़ों के बीच, बर्फीले क्षेत्रों में दो पहाड़ों के बीच यू आकार की घाटी बनती है। यू आकार की घाटी बनती है। समझ में आया कि नहीं, तो बर्फीले क्षेत्रों में देख रहे हैं यू आकार की घाटी बन रही है, तो जो बर्फीले क्षेत्रों में होता है यू आकार की घाटी बनती है। समझ में आया कि नहीं भैया, ये चीजें समझ में आ रही है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में एक होता है भैया लटकती घाटी। क्या होती है, लटकती घाटी, इसको समझिए। लटकती घाटी क्या होती है भैया, समझिए, जब किसी बड़े हिमनद से कोई छोटा हिमनद आकार से जुड़ा होता है उसे लटकती घाटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कोई बड़ा आकृति का हिमनद है, ग्लेशियर है भैया, हिमनद मतलब बर्फ समझा करिए, जब इससे कोई छोटका लटक जाता है, कहीं नहीं देखते हैं बूढ़ा मोटा आदमी रहता है, जब उससे जाता है झगड़ा करने तो लटकता रहता है ऐसे करके, तो इसी प्रकार ये लटकती घाटी होती है। जब कोई बड़े हिमनद से छोटी आकार की घाटी लटके, समझ लीजिए, जब कोई बड़े हिमनद से छोटी हिमनद लटके, उसे क्या कहते हैं भैया, लटकती घाटी। क्या कहते हैं भैया, लटकती घाटी। समझ में आया, ये दिख रहा है कि नहीं आपको, लटकती घाटी। समझ में आया, लटकती घाटी समझ में आया। जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो कभी भी देखा करिए कि दो आइसक्रीम, जब आप आइसक्रीम लेते रहते हैं तो दोनों आइसक्रीम देखा करिए उसमें एक दूसरे में क्या होते हैं भैया, चिपक जाते हैं।
तो ऐसे ही बर्फ में भी जो शुद्ध बर्फ होते हैं वो ऑटोमेटिक एक दूसरे में क्या होते हैं, चिपको आंदोलन कर लेते हैं। चिपको आंदोलन समझते हैं, चिपक जाना, चिपको आंदोलन नहीं। समझ में आया? अब देखिए लटकती घाती समझ में आ गया भैया। अब एक देखते हैं हम लोग नुनाटक। नुनाटक, नुनाटक, नुनाटक क्या होता है, यही का देखिए उल्टा हो जाता है। अब नुनाटक में किसी छोटे हिमनद के ऊपर बड़ा हिमनद आ जाता है तो उसे नुनाटक कहते हैं। किसी छोटे हिमनद के ऊपर, समझिए, किसी छोटे हिमनद के ऊपर, जैसे छोटा हिमनद है भैया, इसी के ऊपर बड़ा हिमनद आ जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, छोटे हिमनद। छोटे हिमनद के ऊपर बड़ा हिमनद, लिख लीजिएगा, हिमनद आ जाए तो उसे क्या कहते हैं भैया, नुनाटक। नुनाटक समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, नुनाटक। देखिए भैया अब इसमें तीन आकृति बनती है, एक सार्क, एरिटी और गिरश्रिंग। सार्क क्या होता है, हिमनद क्षेत्र में बनने वाले गर्त को, हिमनद क्षेत्र में, इसको नोट कर लीजिएगा, हिमनद, हिमनद क्षेत्र में बनने वाले गर्त को, गर्त मतलब गड्ढा, गर्त को सार्क कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सार्क कहते हैं। समझ में? इस आकृति में बन जाए तो वो समझिए क्या होता है, सार्क होता है। हिमनद क्षेत्र में, ग्लेशियर के क्षेत्र में बनने वाले गड्ढे को ही क्या कहा जाता है, सार्क कहते हैं। एरिटी क्या होता है, जब किसी चट्टान के दोनों ओर सार्क का निर्माण हो जाता है तो उसे एरिटी कहते हैं। जब समझिए, जब किसी चट्टान के, जब किसी चट्टान के दोनों ओर, जब किसी चट्टान के दोनों ओर सार्क का निर्माण हो जाता है, सार्क का निर्माण हो जाता है, सार्क का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं भैया, एरिटी कहते हैं, एरिटी। अब देखिए भैया क्या होता है, यहां देखिए, जैसे ये देखिए ये गड्ढा हो गया, ठीक है, अब इसमें पहाड़ उग गया, समझ में आया कि नहीं? ये देखिए जिस हिसाब से ये गड्ढा फिर ये आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? गड्ढा, उठा हुआ भाग, ये गड्ढा, ये क्या हुआ, सार्क हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे भैया, सार्क गड्ढा हुआ, ये भी सार्क हुआ। अब ये क्या हुआ, उठा हुआ भाग हुआ। तो जब किसी चट्टान के दोनों ओर सार्क का निर्माण हो जाता है इसे क्या कहा जाता है, एरिटी कहा जाता है। अब गिरश्रिंग क्या होता है भैया, जब एरिटी एक श्रृंखला के रूप में ले लेती है, जब एरिटी एक श्रृंखला के रूप में हो जाती है ना, हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, एरिटी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा रहे, फिर उठा हुआ भाग रहे, फिर एरिटी रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जिस हिसाब से इसकी श्रृंखला बन जाए, सार्क फिर उठा हुआ भाग, सार्क फिर उठा हुआ भाग, फिर सार्क, फिर, तो इसकी श्रृंखला जब बन जाए तो उसी को क्या कहा जाएगा, गिरश्रिंग। समझ में आया कि नहीं भैया, गिरश्रिंग। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, समझ में आया कि नहीं? इसी को गिरश्रिंग क्या ये बोलते हैं, समझ में आया भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसमें होता है, आज देखिए ये जो चैप्टर था हिमनद वाला, इसको मैंने समाप्त कर दिया गया। इसमें हम प्रश्नोत्तरी का जो थोड़ा बहुत चैप्टर चलाएंगे, प्रश्नोत्तरी से जो रहेगा, नहीं तो अब पृथ्वी की जो संरचना रहेगी उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।